जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी की, जिसमें हम लोग इकाई 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, इकाई 1 हम लोगों का ख़त्म हो चुका था। इकाई 1 में एक का नाम था विविधता, जिसमें 2 चैप्टर थे। पहले चैप्टर का नाम था विविधता की समझ और दूसरे चैप्टर का नाम था विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, अब इकाई 2 पढ़ेंगे। इकाई 2 में भी 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इकाई 1-2 का नाम है सरकार, जिसमें तीसरा चैप्टर है सरकार क्या है और चौथा चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो चलिए समझते हैं इकाई 2 में सरकार और सरकार क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। R.K. लक्ष्मण जी का यह कथन है कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का अपना अधिकार है कि वह अधिकार का प्रयोग क्या करे, अपने आलोचना करे नेताओं का, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढे उन कार्टून बना बना करके, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और लोकतंत्र अच्छे तरीके से चलता रहे। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है और इसमें लिखा है कि मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था। वह बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। इसको लिखने का मेन उद्देश्य यही है कि जो गांव के लोग होते हैं वह पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, अत्यधिक मेहनत मजदूरी करते हैं, जिसके वजह से वह दुबले पतले हो जाते हैं। और जो नेताजी कह रहे थे माला बनाने के लिए, तो माला बनाने वाले ने सोचा कि ज़रूर यह माला किसी नेता को ही पहनाया जाएगा, यानी नेता हट्ठे कट्ठे होते हैं। यानी कि यहाँ का मेन संदर्भ यही हो सकता है हमारे समझ से। चलिए अब देखते हैं अध्याय 3 सरकार क्या है। दोस्तों, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे या पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो सरकार है वह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़ करके पता करते हैं। सरकार के यहाँ पर कार्य को दिया गया है, सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। यानी कि सरकार वे सभी काम करती है जो इन पर्चों में दिया गया है। चलिए यहाँ पर जो काम बच गए हों उसको इस 3 सूची में आप लिख सकते हैं कि सरकार को और कौन कौन से काम करने बाकी हैं या और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। कोई भी देश हो, जापान हो, अमेरिका हो, ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी देश में विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जो ये डिसीजन होते हैं कई सब्जेक्ट से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना।
सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। दोस्तों, जब हम लोग संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं, उद्देशिका पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभु बनाना चाह रहे हैं। संप्रभु का मतलब यही होता है कि हम क्या करें, अपने आंतरिक और बाह्य शक्तियों से क्या हों, स्वतंत्र हों। अंदर हम क्या डिसीजन लें, यह बाहर वाला इससे दिक्कत न करे और बाहर वाला हमारे ऊपर कोई अपनी चीज़ें न थोपे। इसलिए हम क्या हैं, संप्रभु हैं। तो सरकार का काम क्या होता है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। ये भी सरकार का काम है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं और न्यायालय भी किसका अंग है, सरकार का ही अंग है। सरकार के कितने अंग थे, सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक वैसे ही न्यायपालिका भी किसका अंग है, सरकार का अंग है। न्यायपालिका को हम आगे आने वाली कक्षाओं में बेहतर, अत्यधिक आसान तरीके से समझ पाएंगे। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा, सरकार इतना सब कुछ काम कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। बताइए, सरकार इतने ज़्यादा काम, जैसे भूकंप आया, सुनामी आया, कोई विपदा आई, तो सरकार पीड़ित लोगों की सहायता करती है। पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करना भी सरकार का काम है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले भी सरकार का काम है। सीमा सीमा के अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस करें, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें, ये भी सरकार का काम है। कोई दाम बढ़ गया है, उसको कैसे घटाया जाए, ये भी सरकार का काम है। सड़कें और स्कूलें, अस्पतालें कहाँ बनवाई जाएं, ये भी सरकार का काम है। लेकिन इतने सारे काम सरकार कर कैसे लेती है और क्यों ज़रूरी है कि वह हमारे लिए ये सब काम करे, तो चलिए देखते हैं। इसका जवाब ठीक इसके आगे है। एनसीईआरटी में यही बेनिफिट है, यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो जस्ट उसके आगे उस तरह की थॉट आपको डेवलप करने में वह मदद करता है, जिसकी वजह से आप उस प्रश्न का उत्तर आसानी से खोज पाएँ। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, जाहिर सी बात है, जब लोग इकट्ठित रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। कई लोग हो गए एक पास, तो एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, ताकि लोगों में झगड़ा ना हो, विवाद ना हो। एक अच्छे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सभी चीज़ सुचारू रूप से चल पाए। इसको हम लोग समझेंगे क्लास 7 की पॉलिटी में, शायद सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड नहीं, क्लास इसी वाले में अगला चैप्टर है शायद, उसमें हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं, उसमें हम इस चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। क्या होता है कि व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू भी करती है। अब चलिए समझते हैं सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है कौन, सरकार। तो क्या आप सोच सकते हैं या सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है, ये सारे इंतजाम सरकार कैसे करती है। चलिए देखते हैं। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर।
स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसमें स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ लेंगे। स्थानीय सरकार में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज, गांव का प्रशासन और नगर का प्रशासन। जो हमारा इकाई 3 है, स्थानीय सरकार और प्रशासन। राज्य का राज्य सरकार हम पढ़ेंगे क्लास 7 में और राष्ट्रीय सरकार पढ़ेंगे क्लास 8 में। यानी कि जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है, वह एक तरीके से एक ही मूवी है और एक ही मूवी का ये तीनों पार्ट है। इस किताबों में आप आगे चलकर पढ़ेंगे या पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। देखिए, यहाँ पे दे भी दिया है कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सरकारों के कामों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मानचित्र दिया गया है। मानचित्र में कहा था कि हरियाणा देखिए कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पे है हरियाणा, ये है दिल्ली, ये है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश से ही एक सटा देश है उत्तर और पूर्व में। कौन सा वह देश है? नेपाल। नेपाल के जस्ट ऊपर चीन, इधर है पाकिस्तान। ये सब मैंने जब यहाँ पे है भूटान, जब मैंने जियोग्राफी पढ़ाया था तो उसमें उसमें अच्छी तरीके से ये सभी चीज़ों पे बात किया था। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हो सकते हैं, तो देख लीजिए, हरियाणा है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, और कौन है जी? देखिए नीचे है छत्तीसगढ़। ठीक है। ये जो हरा से टच हुआ है वह सब किसके मतलब पड़ोसी हैं? उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ प्रशासनिक प्रभाग दिया गया है मानचित्र, उसमें इसमें जिला उला सब दिया हुआ है बहुत छोटे छोटे में। अब देखते हैं अगला जो हेडिंग है, सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट पहले वाले लाइन में पढ़ा था कि सरकार कोई भी निर्णय लेती है या कानून बनाती है तो अपने सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू करती है, ताकि सीमा के अंदर रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएं। ठीक दूसरा हेडिंग उन्होंने लिया है कि सरकार एवं कानून। सरकार एवं कानून क्या है? सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यह वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मनाने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए, एक कानूनन है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी दूसरे कानून को लेकर विचार कीजिए कि लोगों को उसे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण उसे नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे नहीं, ये यहाँ से है। सरकार के प्रकार। सरकार के क्या हैं? प्रकार हैं। अब सरकार कितने प्रकार की होती है, चलिए देखते हैं। सरकार एक प्रकार की होती है कि 2 प्रकार की होती है, चलिए समझते हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने के लिए शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार है कि राजतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यह लोग
लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र में समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते, न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतंत्र में अपने डिसीजन जो भी सरकार लिया है उसकी सफाई देनी पड़ती है जनता के सामने आकर के। क्यों? क्योंकि जनता के वोट से ही वह सरकार बनी है। जब सरकार जनता को आकर के अपनी सफाई नहीं देगी तो जनता फिर उसको नहीं चुनेगी, फिर वह दूसरी सरकार बनाएगी। और यही वोट का पावर है भारत के जनता के अंदर, और वही वोट के पावर को सबको मिला है। यानी सब हम लोग जब संविधान की उद्देशिका पढ़ते हैं तो उसमें दिया जाता है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो राजनैतिक न्याय, वोट देने का अधिकार सभी लोगों को मिल गया है। अभी भी सामाजिक और आर्थिक न्याय पर थोड़ा सा हंगामा होता रहता है। आप अक्सर मीडिया पर देखते होंगे कि सामाजिक न्याय नहीं मिला है, आर्थिक न्याय नहीं मिला है, राजनैतिक न्याय तो मिल गया है, हम वोट देने के काबिल हो गए हैं। तो ठीक वैसे ही लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। लोग ही अपने नेता को चुनते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। जब वह सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो लोगों के सामने आकर के अपनी सफाई देनी पड़ती है, जबकि ठीक इसका विपरीत राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में राजा और रानी ही सर्वे सर्वा होते हैं, जबकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा होती है। राजतंत्र में जो राजा और रानी होती हैं, यदि वह कोई कानून बनाते हैं तो उसे लागू कर देते हैं, उसकी समीक्षा नहीं करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में कानून बनाया जाता है, कानून लागू किया जाता है और कानून की समीक्षा की जाती है, वो भी अन्य तरीकों से और अलग अलग लोगों के माध्यम से। एक सिस्टम के तहत ये सब काम होता है। लोकतांत्रिक सरकार क्या है, चलिए देखते हैं। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इस लोकतंत्र को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरा मानना ये है कि यदि मान के चलिए कि यदि भारत में अंग्रेज न आए होते तो क्या हम लोकतांत्रिक सरकार को पा पाते? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अपना भारत था वह 500 कुछ छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिसको एकीकरण करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। एकीकरण एकता की मूर्ति कहते हैं, इसलिए उनको एकता की मूर्ति कहते हैं कि उन्होंने 565 रियासतों को मिला करके एक भारत को बनाया और भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। आज जो लोकतांत्रिक सरकार की हवा हम लोकतांत्रिक सरकार में जी पा रहे हैं, यह हमें आसानी से नहीं मिल गया है। इसके लिए हम लंबे समय तक संघर्ष किए हैं, बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कई लोगों ने अपना जान का कुर्बान कर अपने जान की कुर्बानी दे दी है। ठीक वैसे ही संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र का मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेती है। दोस्तों, यदि हर व्यक्ति के डिसीजन को सुना जाए तो हो सकता है इस व्यवस्था में हंगामा हो जाए, कुछ
गड़बड़ हो जाए, इसीलिए ये सब लोग मिल कर के एक व्यक्ति को चुनते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम आगे की कक्षाओं में, आगे की लेसनों में पढ़ते जाएंगे, एक दौर ऐसा आएगा कि ये जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं, ये सब उस कंसेप्ट में जुट जाएंगे और एक हमारा बहुत अच्छा अपने माइंड में एक फिगर तैयार हो जाएगा, जिससे हर वह बातें समझ में आ जाएंगी जो इस समय हमें लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। सारी जनता के निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। यदि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं है तो वहाँ की सरकार यह नहीं कह सकती कि हम लोकतांत्रिक सरकार हैं, वह राजतंत्रीय सरकार में ही आ जाएगी या उस सरकार का कुछ और भी नाम दिया जा सकता है। दोस्तों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसा स्थिति में देश उन्हें नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। गिने चुने पुरुष जो बनाएंगे नियम, उसी के हिसाब से भारत चलता था, अपना देश चलता था। लोकतांत्रिक सरकारें उसी के हिसाब से काम करती थीं। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर के साथ मांग उठाई और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात गांधी जी ने कहा है। यहाँ पे चैप्टर अपना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए इस ओट्स फॉर वुमेन को पढ़ लेते हैं। संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। सरकार खुद यह नहीं सोचती है कि हम अपने हिसाब से शक्ति लोगों में बांट दें। यह लोगों को उस शक्ति को लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसको छीनना पड़ता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों की में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। क्यों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा इतिहास में। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय सभी पुरुष विश्व युद्ध में लड़ने के लिए चले गए थे। जब महिलाएं घर पे रहती थीं तो जो काम पुरुष करते थे, पुरुषों के अभाव में महिलाएं भी वह काम करने लगीं, तो महिलाओं को समझ में आने लगा कि हम लोग भी पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा मिला करके चल सकते हैं, पुरुषों के जैसा काम कर सकते हैं। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का जो ये आंदोलन था और तीव्र हो गया और मजबूत हो गया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं के उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं।
दोस्तों, इसके पहले हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में पढ़ चुके हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं अपने माइंड में इतना अपना जगह बना ली है कि हम लोग कहते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती। यही धारणा बनी हुई थी उस समय। लेकिन जब महिलाएं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब बाहर निकल के पुरुषों का काम करने लगीं तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि महिलाएं भी यह काम कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं, भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को अधिकार 1928 में मिला, यानी कि 8 साल बाद इंग्लैंड में मिला। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का अपना जो इकाई 2 का जो तीसरा चैप्टर था सरकार क्या है, वह समाप्त हो गया। अब अगले सेशन में हम बात करेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में। धन्यवाद।